हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्ज़ाम और सीयूटी एग्ज़ाम यूजी 2025 के लिए। जेट एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, या और सीयूटी की तैयारी करें उनके लिए भी, बीएचयू तैयारी करें जो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और भी भाई साथी जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ना चाहे, साइंस के स्टूडेंट है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये लाइव क्लास आपको रात को 9 बजे देखने को मिल जाएगी, इसलिए शाम को 9 बजे रेगुलर जुड़ा करें और रेगुलर पढ़ा करें बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से। एक बार सभी साथी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और क्लास के अंदर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फिर अपन क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली, पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली आज की। क्या बताया जा रहा, पहला ही क्वेश्चन आपकी क्लास में पहला ही क्वेश्चन आ गया भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है कि राजस्थान राज्य में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है भाई। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है ये बताना है आपको। बहुत ही शानदार, जल्दी से देख के बताओ मेरे को। राइट आंसर बताओ। कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र 10 है। कितने हैं? 10 भागों में बांटा गया कृषि जलवायु क्षेत्र को। और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 5 है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि राजस्थान की मृदा में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है भाई? सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी राजस्थान के अंदर, ये बताना होगा आपको। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? रेगिस्तानी मिट्टी हो जाएगी। बिल्कुल सर जी, रेगिस्तानी मिट्टी होगी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है रेगिस्तानी मिट्टी, जो रेतीली मिट्टी रहती है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। जलोढ़ मृदा तो ये तो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी रहती है, कचारी मिट्टी कहते हैं। ये जयपुर के आसपास इन इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी है। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार। तमाम विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएंगे, ठीक है। और सेशन को आए हो तो लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइबर करके आ जाओ। फिर अपन क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों के सवाल करने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से रेगुलर जुड़ा करें, रेगुलर पढ़ा करें, ठीक है। बिल्कुल शानदार क्लास रहती है, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान में कुल कितना परसेंट का हिस्सा है भाई? राजस्थान में कुल कितना परसेंट का हिस्सा है? जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान में कुल कितना परसेंट हिस्सा है? तो 10.41% है। इसमें 10% दे रखा है, तो आपको लगभग 10% है। तो 10.41% हिस्सा राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। ये ध्यान में रखेंगे, 10.41%, ये कन्फर्म आंकड़ा एकदम राइट होता है। और जनसंख्या के हिसाब से पूछ ले तो 5.66% है जो राजस्थान की जनसंख्या। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, जनरल ऐसे सामान्य ज्ञान से, जनरल से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब सौते का राइट आंसर बताएंगे आप। तमाम बच्चे सौते का राइट आंसर बताएंगे कि राजस्थान में सस्य सघनता लगभग कितनी है भाई? राजस्थान की सस्य सघनता कितनी है? 120, 125, 130 या 132? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सौते का राइट आंसर बताना। 130% है जो राजस्थान की सस्य सघनता इतनी है, लगभग में मानते हैं भाई 130% के आसपास है राजस्थान की सस्य सघनता। बिल्कुल अच्छा सवाल, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन। आज की क्लास बहुत ही, जो पुराने पेपर रहते हैं उनके अकॉर्डिंग सवाल लाए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली भाई। तो जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, और भी तमाम जो साइंस के स्टूडेंट है इन क्लासों को देखना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, उनके लिए भी ये क्लास भाई इंपॉर्टेंट रहने वाली। रेगुलर जुड़ते हैं उन बच्चों को पता है कि हकीकत में सर बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईसीआर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? आईसीआर जल्दी से देख के बताओ मेरे को। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आईसीआर कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बहुत ही अच्छा सवाल, प्यारा सा क्वेश्चन। बिल्कुल सर जी, नई दिल्ली में है। ये तो नई दिल्ली में आईसीआर और आईएआरआई ये दोनों ही नई दिल्ली में। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि चावल की संकर किस्म कौन सी है? कौन सी वेराइटी जो हाइब्रिड वेराइटी है? बिल्कुल ये बताना है भाई, संकर किस्म बतानी चावल की। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। तो सट्टे का राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे।
जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। तो PRH10 जो चावल की संकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, PRH10 बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जया है, पूरा सुगंधर है, ये भी IR है, ये भी चावल की किस्म है, लेकिन आपको संकर हाइब्रिड किस्म बतानी थी, तो PRH10 ये हो जाएगी। अच्छा सवाल। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला। आपकी स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है कि भारत में किस फसल को GM किस्म के रूप में व्यापारिक रूप से उगाया जाता है? GM किस्म, GM के नाम से व्यापारिक किस्म के रूप में उगाया जाता है, ऐसी कौन सी फसल है? बिल्कुल सर जी, ये तो चावल की फसल नहीं, मक्का की फसल नहीं, ये तो कपास की फसल है। बिल्कुल सर जी, कपास की फसल है। कपास को ही राइट लगा दिया मैंने, तो बिल्कुल कपास की फसल है, तो कपास को ही राइट लगाया है। देख लीजिए, आराम से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मैं आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए कह रहा था कि बच्चे सही बता दें या गलत बता दें। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में लिखने हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, तो कमेंट के माध्यम से लिखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कमेंट साथ साथ में करना है ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। भाई प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी साथ में लिख लेनी है। ठीक है, जब प्रश्न आ रहा है तो जानकारी साथ साथ में लिखनी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कचौरी किस फसल से संबंधित है भाई? सिकोरी किसके संबंधित है? सिकोरी किस फसल से संबंधित है भाई? जल्दी से देख के बताओ, सिकोरी किस फसल से संबंधित है? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। बरसीम से संबंधित है सर जी, बरसीम से संबंधित है। बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला। आपके बीच क्या बताया जा रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण तिलहन की फसल कौन सी है? उत्पादन की दृष्टि से भारत में सबसे तिलहन की सबसे महत्वपूर्ण, मतलब तेल सबसे ज़्यादा निकलता है, ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो भारत के अकॉर्डिंग बतानी है, राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं है? बिल्कुल सर जी, सोयाबीन है। सोयाबीन को राइट बताओ, क्योंकि भारत के अंदर सोयाबीन और राजस्थान में मूंगफली है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है जो तिलहन के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल, ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, कि पादपों में कितने आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं? पादप रहते हैं, उनमें आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में कौन कौन से रहते हैं? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताओ। 10वें का राइट आंसर बताना है। पादपों में 17 कुल आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में रहते हैं। आवश्यक पोषक तत्व कितने रहते हैं पादपों में? 17। बिल्कुल राइट आंसर, 17 ही होते हैं भाई। अच्छा सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्लास केवल आपको रिवीजन के लिए मिल रही है, ज़्यादा इन क्लासों में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने, ताकि आपको अच्छे से पूरी क्लास समझ में आ जाए। और एक बार मतलब बार बार आप क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको आंखों के सामने देखे हुए प्रश्न भी एक बार याद हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे सवालों को ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको एक बार देखते ही याद हो जाना चाहिए। मतलब ऐसी क्लास अपन जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए भाई। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपको बार बार रेगुलर क्लास दे रहे हैं तो आपको प्रत्येक दिन MCQ लगाने, MCQ लगाते लगाते एग्जाम तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी % रहती है भाई? सल्फर की मात्रा, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा बतानी है। 11th का राइट आंसर बताओ मेरे को। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा 18% रहती है भाई। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा रहती है 18%। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, 18% ही होगी। 11th का डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला भाई, बहुत ही शानदार रहने वाला है कि तोरिया तथा सरसों किसके लिए बीज दर लगभग रहती है भाई? तोरिया और सरसों किसकी बीज दर रहती है, कितनी कन्फर्म में रहती है? जल्दी से देख के बताओ मेरे को। प्रति हेक्टर में तोरिया और सरसों को बीज दर के रूप में कितना लेते हैं? तो 5 से 6 किलो प्रति हेक्टर के रूप में अपन काम में लेते हैं बीज दर के रूप में, तोरिया और सरसों के बीज दर के रूप में। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। 5 से 6 किलो को उपयोग में लेंगे भाई। अच्छा सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई। 13वां सवाल का राइट आंसर बताओ मेरे को कि एंट्राजिन एक प्रकार की अनुशंकित शाकनाशी है भाई। एंट्राजिन किस फसल में काम में ली जाती? एंट्राजिन, अच्छा सा सवाल। बिल्कुल सर जी, ये तो गन्ने में काम में ली जाती, तो गन्ने को ही राइट बताओ।
गन्ने को ही राइट बता दो कि गन्ने में ही एंट्राजीन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल था, एग्रोनॉमी से सवाल था, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं ऐसे सवालों को आपको रेगुलर करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम तक बहुत सारी फायदा हो जाए। जेट एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी भाई बेहतर क्लास रहेगी, और सीयूटी की तैयारी करें उनके लिए भी बेहतर क्लास रहेगी, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट में आपको पढ़ना बहुत ही अच्छा, एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो रेगुलर पढ़ा करो। तो बताओ अब इसका देख लो कौन कौन सी लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा या लवणीय क्षारीय अम्लीय होगी मृदा इसके अंदर। पीएस 8.5, ईसी मतलब 4 से कम, डीएस प्रति मीटर, ईएसपी 15 से कम, नहीं 15 से अधिक होगी। बिल्कुल, तो इसका बताओ मेरे को किसके अंदर ये मृदा सही बैठेगी भाई। ये अलग अलग मृदाओं के फॉर्मूले रहते हैं, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में एक आध सवाल देखने को मिलेगा पीएस से, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो 14वें का राइट आंसर बता दो मेरे को क्या। आप देख लो, पहले तो आराम से देख सकते हो और फिर राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सर जी, 13वें और 14वें का राइट हो जाएगा लवणीय मृदा। लवणीय मृदा होगी भाई, इसके अंदर लवणीय मृदा बैठ रहा है, एकदम राइट आंसर। सवाल अच्छा खासा है, ये तो बहुत ही बड़े लेवल में भी आता है, लेकिन छोटे लेवल में भी आजकल आने लगा। जेट एग्जाम और सीयूटी एग्जाम में भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्राप्ति हेतु प्रति हेक्टर के रूप में खपत के रूप में देते हैं P2O5 K2O नाइट्रोजन, इस प्रकार के प्रति हेक्टर के रूप में कितना देते हैं। अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को प्रति हेक्टर के रूप में कितने लगभग देंगे, तो 128 होगा क्या। बिल्कुल सर जी, 128 को ही राइट बताओ आप। तो 128 से किग्रा प्रति हेक्टर के रूप में होगा भाई। बिल्कुल, तो मैंने डी को ही राइट बता दिया है, डी को ही राइट मारो टिक। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप भी साथ साथ में बताते रहो। अब 16वें का राइट आंसर बताओ मेरे को, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल। तीनों ही सब्जेक्ट साथ में करेंगे अपन, तीनों ही सब्जेक्ट साथ में करेंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहती है भाई। सर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहती है। थायराइड, यकृत, जीव, लीवर जिसे बोलते हैं, अग्नाशय या अधिवृक्क। जल्दी से बताओ मेरे को राइट आंसर क्या होगा। तो यकृत, लीवर होगा मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खास सवाल आपके बीच आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त बायोलॉजी का सवाल है। अब बताओ, आराम से बताओ अब कि पाचन क्रिया में मुख्यतः कहाँ पर पूरी होती है। पाचन की क्रिया रहती है मुख्यतः शरीर में कहाँ पर पूरी हो जाती है भाई। शरीर में जो अंतिम भाग रहता है पाचन की क्रिया का, ये बताना है आपको। 17वें का राइट होगा सोटी आंत। सोटी आंत में अपने पाचन की क्रिया सबसे अंतिम भाग रहता है भाई, सोटी आंत। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्लास है केवल आपको रिवीजन के लिए मिल रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने और इन क्लासों से रेगुलर पढ़ना है, ताकि आपको एक दिन में मतलब कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं, मतलब रेगुलर जुड़ोगे तो एग्जाम तक कितने क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि आपको रेगुलर जुड़ोगे तो बहुत सारा फायदा होगा, न कि आप एक दिन जुड़ के आपको मतलब क्या ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइबर कर देना है ताकि आपको रेगुलर क्लास मिल सके। लाइक भी साथ साथ में करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। तो आपको लाइक और सब्सक्राइबर के साथ अपने साथियों उनको भी अपने YouTube चैनल के बारे में बताना है कि भाई उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज है, वो अपने लिए प्रतिदिन भाई जेट एग्ज़ाम के लिए और CUT एग्ज़ाम की एग्ज़ाम तक तैयारी करवाएंगे। इसलिए जेट और CUT की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी इस क्लासों से जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए टेलीग्राम पर भी बहुत सारी अपन क्विज लगा रहे हैं, YouTube के माध्यम से भी क्विज दे रहे हैं, और टेलीग्राम पर अपडेट सूचनाएं वगैरह सारी दे सकते हैं। तो टेलीग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जुड़ना होगा तो वहाँ टेलीग्राम पर भी आपको अच्छी खासी सुविधाएं दी जा रही, वहाँ पर जाकर भी जुड़ सकते हो। बिल्कुल वहाँ निःशुल्क है और आराम से पढ़ सकते हो। यूट्यूब भी निःशुल्क है, निःशुल्क पढ़ाना मतलब बिल्कुल फ्री में पढ़ना, आपको अच्छी तैयारी करा रहे बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी नहीं ले रहे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग रहता है भाई। मानव में रक्त का शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग काम में लेते हैं, या कौन सा अंग जो रक्त का शुद्धिकरण करता है भाई। फेफड़े, यकृत, गुर्दा जो किडनी रहती है, या हृदय।
बिल्कुल सर जी, ये तो इसका तो राइट होगा भाई। गुर्दा या किडनी रहती है जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करने में प्रमुख अंग रहता है भाई। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन ऐसी क्लास लाएंगे, प्रतिदिन लाएंगे भाई, आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, रेगुलर क्लास मिलेगी आपको ये, ठीक है। तो रेगुलर जुड़ना है आपको। मनुष्य में हृदय में कितने कक्ष रहते हैं? हृदय में कितने कक्ष रहते हैं? वो आपने सुना होगा, दायालीन, बायालीन, बायनील, दायनील, इस प्रकार से कितने कक्ष रहते हैं? मैंने वैसे तो बता दिए, 4 ही कक्ष रहते हैं जो मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कक्ष रहते हैं। अच्छा सवाल है। बेसिक सवाल आते हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, सारे क्वेश्चनों को बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं न कहीं एग्जाम के अंदर आपका भी नाम होगा, यूनिवर्सिटी में नाम आ जाएगा, फिर अच्छी कॉलेज मिल जाएगी और अच्छे खासे आप बाहर पढ़ने चले जाओगे। यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी अच्छी रैंक आएगी तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो इसको आपको मेहनत बहुत ज़ोरदार करनी चाहिए, बहुत अच्छी करनी चाहिए। मेहनत जितनी ज़्यादा होगी नंबर उतनी अच्छे आएंगे, तो आपको मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। तब 20वें का मेरे को राइट आंसर बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होता है भाई? कौन सी गैस अवशोषित होती है ये बता दो मेरे को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बताना है भाई आपको, कौन सी गैस अवशोषित होती है। बिल्कुल अच्छा सा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आराम से ऑप्शन को देख लो और राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्यतः गैस जो अवशोषित रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बिल्कुल अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि आनुवंशिकता के जनक कौन है भाई? आनुवंशिकता के जनक, जेनेटिक्स ऑफ द फादर, मतलब आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है भाई? ये बताना है। डार्विन, मेंडल, लेमार्क या वॉटसन? बिल्कुल सर जी, मेंडल है। मेंडल ने ही आनुवंशिकता का नियम दिए अलग अलग प्रकार से, 3 नियम दिए हैं अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो आनुवंशिकता के जनक कौन हो जाएंगे? मेंडल हो जाएंगे। डार्विन ने तो क्या दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। लेमार्क ने क्या किया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और वॉटसन व क्रिक ने क्या किया था? DNA की संरचना का जो उल्लेख किया था, DNA की संरचना का जो मॉडल बनाया था वो वॉटसन व क्रिक ने बनाया था। अच्छे प्रकार से सभी पर्सन ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई कि DNA का फुल फॉर्म क्या रहता है भाई? DNA का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म बताना भाई। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल रहता है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। RNA का क्या रहता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही खास आपके बीच रहने वाला है। जल्दी से देख के राइट आंसर मारो टिक कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोप्लास्ट या क्यूटिकल? जल्दी से देख के राइट आंसर मारो टिक, जल्दी से देखो भाई, ज़्यादा आपको समय वेस्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और आपको केवल देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों को मतलब ये राइट होगा, ये राइट होगा। मतलब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है, सारी जानकारी कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई जाइलम। बिल्कुल सर जी, जाइलम को राइट बताओ। अच्छा सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। आराम से पढ़ो कि रक्त में कौन सा घटक जो ऑक्सीजन का वहन करता है भाई? रक्त में कौन सा घटक जो ऑक्सीजन का वहन करता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई। 120वें का राइट आंसर बताना है। तो इर्थ्रोसाइट होता है वो रक्त में ऑक्सीजन का घटक होता है, इर्थ्रोसाइट। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन रहने वाला भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतर सवाल। क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है भाई? लिंग निर्धारण का कौन करता है? जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है भाई? महिला करती है, पुरुष करती है, दोनों करते हैं या वातावरण के अकॉर्डिंग रहता है क्या? बिल्कुल सर जी नहीं, पुरुष करता है, पुरुष करता है। लिंग का निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है। पता होना चाहिए आपको। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तमाम बच्चे आराम से पढ़ो और राइट आंसर को टिक लगाओ भाई। राइट आंसर बताओ मेरे को कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है भाई? पत्तियों में हरा रंग, पौधों की पत्तियां रहती है उसका हरा रंग किसके कारण होता है? जाइलम, क्लोरोफिल, कार्बन या फ्लोएम? बिल्कुल सर जी, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। मैग्नीशियम तत्व जो प्रमुख तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण,
मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है इनके अंदर, और पत्तियों का हरा रंग के लिए प्रमुख सहायक रहता है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों के अंदर हरा रंग। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला, बहुत ही खास। क्या बताया जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की लंबी हड्डी कौन सी है, छोटी हड्डी कौन सी है? आपको सारी हड्डियां आनी चाहिए। तो लंबी हड्डी कौन सी है भाई? फीमर हो जाएगी। बिल्कुल सर जी, फीमर होगी। फीमर तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिज। जो कान की हड्डी रहती है स्टेपिज, वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। मुख्यतः कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खास सवाल आपके बीच आया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है कि मानव शरीर में जो हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है भाई? मानव शरीर के अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं उनका निर्माण कौन करता है? नसें करती है क्या? ग्रंथियाँ करती है क्या? रक्त करता है या मांसपेशियाँ करती है? जल्दी से मेरे को बताओ। सर जी ग्रंथियाँ करती है, क्योंकि ग्रंथियों के द्वारा ही हार्मोन का निर्माण होता है भाई। तो ग्रंथि है कोई? राइट बताओ भाई। ग्रंथियों के द्वारा मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण होता है। अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतर सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रह रहा है भाई। क्या बताया जा रहा है? जल्दी से आराम से देखो, अब देखो आराम से प्रश्नों को पढ़ो भाई। कि आयरन का एस के भाई, आयरन किसका एस के भाई? ऑप्शन को देख सकते हो आप, आराम से ऑप्शन को देख सकते हो और राइट आंसर बता सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइन। मैग्नेटाइन होता है जो आयरन का प्रमुख एस्क माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा। केमिस्ट्री का सवाल है भाई। मैग्नेटाइन जो रहता है एस्क, जो आयरन का प्रमुख एस्क रहता है भाई। अगला क्वेश्चन ही भाई केमिस्ट्री का रहने वाला है। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। क्या बताया जा रहा है कि एनिलिन, एनिलिन क्या है भाई? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या उभयधर्मी है? जल्दी से बताओ मेरे को, राइट आंसर बताओ भाई। एनिलिन क्या है भाई? सर जी एनिलिन तो भाई एक क्षारीय है। बिल्कुल क्षारीय है, तो क्षारीय को ही राइट बता दिया। ओके जी भाई, क्षारीय को ही राइट बता दिया। बी इसका राइट हो गया भाई। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतर सवाल। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन थे। और आपको अब थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं कि ये क्लासें आपको जेट एग्ज़ाम और CUT एग्ज़ाम और BHU की तैयारी करें उसके अंदर भी भाई ये सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं। और मुख्य तो भाई जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर क्लास रहेगी, और CUT की तैयारी कर रहे हैं, पहले ICR होता था अब CUT एग्ज़ाम हो गया, तो वो उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो उसकी भी तैयारी करें, उनके लिए भी ये क्लासें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप रेगुलर जुड़े और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे प्रकार से पढ़े, और रेगुलर आपको पढ़ाएंगे भाई, और बहुत ही शानदार पढ़ाएंगे भाई। और आप हर जगह भाई टेलीग्राम सुविधा है, तो टेलीग्राम पर जुड़ना, आप देखना हकीकत में वहाँ नोट्स बहुत शानदार मिल रहे हैं, आपको MCQ क्विज भी करवा रहे हैं, प्रतिदिन एग्ज़ाम अपडेट भी रिलेटेड जो न्यूज़ रहती है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। इसलिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी कोई जानकारी होगी तो मेरे साथ शेयर कर देना, और कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना कि सर जी आप इस प्रकार से प्रश्न वगैरह करवाओ, ताकि हमारे को एग्जाम में और ज़्यादा फ़ायदा हो। मैंने मतलब एक ही क्लास के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट लाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए और पूरी क्लास में सारे सब्जेक्ट एक ही साथ कवर हो जाए। इसलिए मैं एक क्लास के अंदर तीनों सब्जेक्ट लाने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रेगुलर जुड़ो और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से पढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। अपना क्लास के अंदर जुड़ने वाले तमाम साथियों के लिए अब अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी साथियों का।